हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। दोस्तों आज बात करेंगे उपसर्ग टॉपिक के बारे में। आपसे यहाँ पर कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। उपसर्ग टॉपिक का जो है कंप्लीट ऑपरेशन यहाँ पर इस क्लास के अंतर्गत होने वाला है। तो ये सेशन आपका थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन आप इस सेशन को पूरा देखें, क्योंकि इस सेशन से आपके सभी जो डाउट्स हैं वो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंतर्गत सभी एग्ज़ाम्स में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका कम से कम 2 प्रश्न तो आपका यहाँ से आने वाला है। तो ये आपका टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन को आप कंप्लीट देखें। और एक बात दोस्तों, इसी टॉपिक को हम जो देखने वाले हैं यहाँ पर, वो आप देखिए, संधि और प्रत्यय, इन सभी को भी यहाँ पर शामिल करके एक साथ देखने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक इस आधार से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि आपके संधि से बन रहे हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय से बन रहे हैं और जिनके अंतर्गत उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस सब के बारे में हम यहाँ पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और सेशन को देखने के साथ ही आप सेशन को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की बेहतर जानकारियाँ और बेहतर कॉन्सेप्ट से संबंधित क्लासेज हैं वो आपको लाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये शब्दांश जो कि मूल शब्द से पहले या अंत में लगाए जाते हैं वो उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। जो पहले लगाए जाएंगे वो आपके उपसर्ग और जो अंत में लगाए जाएंगे वो आपके प्रत्यय। तो शब्द के पूर्व भाग में, अर्थात पहले शब्द से पहले लगाए जाएंगे वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के बाद में लगाए जाएंगे वो आपके प्रत्यय कहलाते हैं। और ये दोनों ही उपसर्ग और प्रत्यय जब भी किसी शब्द के आगे या पीछे लगते हैं तो उसके अर्थ की विशेषता में उत्पन्न करते हैं, अर्थ की विशेषता में अंतर उत्पन्न करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, दुःशासन यदि हम संधि करें तो ये आपका दु है धन शासन, लेकिन यदि इसके अंतर्गत उपसर्ग देखें तो इसके अंतर्गत दुस उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी ट्रिक है और ये आपको याद रख लेनी है, इससे आपको जो उपसर्ग हैं उपसर्गों का पता लग जाएगा। जैसे आभिनुपदिति ये आपकी ट्रिक है। इसके अंतर्गत आ से हो गया आपका आ, भी से हो गया आपका अभी, नु से हो गया आपका अनु, बै से हो गया अब, पै से हो गया आपका अप और अप और उप, धी से हो गया आपका अधि और ती से हो गया आपका अति। दोस्तों एक बात आपको हम बता देते हैं कि जितने भी उपसर्ग हैं उन सभी के अंतर्गत आपकी हमेशा छोटे ई की मात्रा आएगी। किसी भी उपसर्ग के अंतर्गत जो है बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। और एग्जामिनर क्या करता है, हमें उपसर्ग के अंतर्गत जब ऑप्शन देता है तो उसके अंतर्गत बड़ी ई की मात्रा लगाकर दे देता है। तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि उपसर्ग के अंतर्गत कभी भी छोटी ई की मात्रा ही हमेशा आती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। उपसर्गों की यदि बात की जाए, देखो आ, अभी, अनु, अब, अप, उप, अधि, अति, उन, उत, सम, सु, नि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, परि, प्रति और बी। तो ये आपके हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं और ये 22 उपसर्ग हैं। और 22 उपसर्ग जो कौन कौन से हैं इनको एक बार आप थोड़ा स्पीड से जैसे याद करने की रिदम लगाओगे तो ऐसे होगा ये आ, अभी, अनु, अब, अप, अति, अधि, उन, उत, सम, सु, नि, निर, निस, दुर, दुस, प्र, परा, परि, प्रति और बी। उपसर्गों के अंतर्गत बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। अभी, अति, अधि, नि, निर, निस, प्र, परा, परि, प्रति, बी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें किसी भी उपसर्ग के अंतर्गत बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है। संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग होते हैं और जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के अंतर्गत कितने उपसर्ग होते हैं आपके? 22 होते हैं और जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर एक एक उपसर्ग के बारे में। तो पहला उपसर्ग है आपका अति। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। अति का अर्थ होगा आपका अधिक या परे। इसकी अगर सामान्य देखें, सामान्य जो शब्द हैं उनको देखें तो अतिक्रमण शब्द एक, तो अति मानव, अति व्यक्ति, अतिशय, अतिसार, ये आपके सामान्य शब्द हैं। अब देखो यदि अति उपसर्ग जिसके अंतर्गत दीर्घ संधि हो, दीर्घ संधि होने पर अति उपसर्ग के बारे में देखें तो अति धन इंद्रिय, तो ये आपकी यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है क्या आपका अति, तो ये आपका शब्द बनेगा अतीन्द्रिय। तो जब एग्जामिनर देता है तो इस प्रकार से देता है कि अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है, या फिर इसी प्रकार से देगा अतीन्द्रिय में कौन सा प्रत्यय है। तो ये आपका अतीन्द्रिय यहाँ पर आपका अति उपसर्ग है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, अति धन इत,
इसका आपका होगा अतीत। तो अतीत शब्द के अंतर्गत आपको यहाँ पर तोड़कर देख लेना है, किसी भी शब्द को तोड़कर देख लेने से वहाँ पर आपको पता लग जाएगा अच्छे से कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द है, कौन सा उपसर्ग है। अब दूसरी यहाँ पर बात करते हैं यन संधि के उदाहरणों के अंतर्गत। यन संधि के अगर उदाहरणों की बात करें तो आपका अति धन अंत, तो यहाँ हो गया आपका अत्यंत। अति धन अंत तो क्या निकल के आया, अत्यंत। अब देखो एग्जामिनर देगा आपका अत्यंत, अत्यंत के अंतर्गत आपसे पूछेगा अत्यंत के अंतर्गत आपका कौन सा उपसर्ग है, तो आपको इसको तोड़कर देख लेना है अति धन अंत। इससे पहले आपको संधियों के बारे में भी आपको अत्यंत नॉलेज होना चाहिए, और हम संधि की जो क्लास है आपकी कल अपलोड कर देंगे। आज आपकी ये क्लास हमने अपलोड कर दी और कल आपको संधि की क्लास अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपके समास, उसके बाद आपके प्रत्यय और पर्यायवाची क्लास आपकी 1-2 दिन डिले हो सकती है। तो यन संधि के आधार पर अगर आप देखें तो शब्द है आपका अत्यंत, उसके बाद अगला शब्द है आपका अत्यल्प, और अगला है आपका अत्याधुनिक, और अगला है आपका अत्यावश्यक, और अगला है आपका अत्युक्ति। तो आपको संधि को एक बार से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, उसके बारे में हम आपके लिए अच्छी बेहतर क्लास लगाने वाले हैं, और उसके अंतर्गत आपकी संधियों का टॉपिक भी इतने शार्प तरीके से क्लियर होगा जिससे कि आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर याद रखना है आपको यन संधि के अंतर्गत जो शब्द हैं उनके बारे में, मतलब कह सकते हैं कि आपके अति उपसर्ग के अंतर्गत 2 ही आते हैं, एक तो दीर्घ संधि से कोई उपसर्ग जुड़ता है अति उपसर्ग, और एक यन संधि के अंतर्गत आता है। तो यन संधि से बनने वाले शब्द और दीर्घ संधि से बनने वाले शब्द, इन दोनों के अंतर्गत अति उपसर्ग आता है। इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना। हालांकि ये सभी शब्दों के अंतर्गत नहीं आता है, सभी संधियों के मतलब यन संधि और दीर्घ संधि के सभी शब्दों के अंतर्गत, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंतर्गत ये आता है, तो आपको याद रखना यन और दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अब बात करें प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। जो प्रत्यय के अंतर्गत आपका अति उपसर्ग आता है, मतलब जिसके अंतर्गत प्रत्यय भी हो और उपसर्ग भी हो और मूल शब्द हो। तो देखो अतिशय, अतिशय शब्द के अंतर्गत अति उपसर्ग है, सय मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, ऐसे तो इसका बनेगा आपका अतिशायक। उसके बाद अत्यंत, अत्यंत के अंतर्गत एक प्रत्यय है और अति उपसर्ग, और शब्द बनेगा आपका आत्यांतिक। अगला है देखो जैसे अति, अति के साथ में आपका अति तो उपसर्ग है, रेक मूल शब्द है और यह प्रत्यय है, तो ये बनेगा आपका अतिरेक्य। तो दोस्तों एक और ये जो उपसर्ग हैं, ये जो प्रत्यय है, इनके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे थोड़ा सा आगे, या फिर अगली क्लास में आपको इसको अच्छे से बताने वाले हैं कि इनका मूल काम क्या होता है, ये किसी शब्द के अंत में लगकर क्या कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए अतिशयक, अतिशयक के अंतर्गत एक प्रत्यय लगने से इसने एक ही मात्रा को आ में बदल दिया है, तो ये मुख्य रूप से जो पहले वाला शब्द है उसके अंतर्गत परिवर्तन कर देते हैं, और यह जो है वो लास्ट वाले और पहले वाले दोनों ही के अंतर्गत परिवर्तन कर देता है। इसको बताएंगे हम आपको अच्छे से। अब अगला जो बात करते हैं वो है आपका अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है आपका ऊपर या अधिक। अधि का अर्थ होता है आपका ऊपर या अधिक। सामान्य शब्दों की बात की जाए तो यहाँ पर अधिकरण, अधिगम, अधिनायक, अधिनियम, अधिपति, अधिमास, अधिराज, अधिशासी और अधिसूचना, इन सामान्य शब्दों के अंतर्गत आपका जो है अधि उपसर्ग है। उसके बाद में दीर्घ संधि के आधार पर देखें तो अधि धन ईक्षण, आपका शब्द बनेगा अधिक्षण। अधिक्षण शब्द के अंतर्गत आपको उपसर्ग निकालना है, तो आपका यहाँ पर उपसर्ग निकल के आएगा अधि। ऐसे ही अधि धन इन, इसका उपसर्ग लगाने के बाद में इसका मूल शब्द बनकर कंप्लीट होकर आएगा आपका अधीन, अधीन। उसके बाद ऐसा ही अधि धन ईस, इसके लिए आपका शब्द निकल कर आएगा अधीस। उसके बाद में अगला यन संधि, यन संधि के आधार पर देखें तो अधि धन अयन, अध्ययन, अध्ययन के अंतर्गत आपका कौन सा उपसर्ग है, अधि। अध्यापक के अंतर्गत भी आपका कौन सा उपसर्ग है, अधि। अध्याय, अधि धन आय, इसके लिए उपसर्ग होगा आपका अध्याय, और अधि उपसर्ग होगा आपका मूल शब्द बनेगा या आय। अब देखिए व्यंजन संधि के आधार पर, व्यंजन संधि के आधार पर तो ये आपका देखिए अधि धन स्थाता, तो ये आपका शब्द निकल कर आएगा अधिष्ठाता। अधि धन स्थाता शब्द निकल कर आएगा आपका अधिष्ठाता। उसके बाद में अधि धन स्थान, इसके लिए आपका शब्द निकल कर आएगा अधिष्ठान। अब प्रत्यय के बारे में यदि बात करें तो अधिकार, अधि धन कार प्लस एक, तो ये आपका शब्द बन के आएगा आपका आधिकारिक। अधि धन कार धन एक, इसका शब्द निकल के आएगा आपका आधिकारिक। इस टॉपिक के बाद में हम दोस्तों आपको सबसे पहले संधि कराएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने आपका संधि क्लियर नहीं कराया। इससे पहले आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन यह है कि आपको समझ में आ जाएगा।
अगला है अधि धन पत धन ये, तो ये आपका निकल के आएगा, मूल शब्द कंप्लीट होके आएगा आपका आधिपत्य, क्योंकि ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय आपका जो आपका पहला और लास्ट वाला जो शब्द है, अक्षर है, उसके अंतर्गत परिवर्तन कर देता है। अगला है आपका अधि धन आत्म धन एक, तो इसका शब्द बन गया आपका आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक शब्द के अंतर्गत आपका प्रत्यय निकल के आएगा एक, और मूल शब्द होगा आपका आत्म, और उपसर्ग होगा आपका अधि। उसके बाद में अगली बात करते हैं, अगला उपसर्ग है आपका अभी। अभी का अर्थ होता है आपका सामने या पास। सामान्य शब्दों की यदि बात की जाए तो अभिज्ञ के अंतर्गत अभी उपसर्ग है, अभिज्ञान के अंतर्गत अभी उपसर्ग है, अभिधा के अंतर्गत अभी उपसर्ग है, अभिनय के अंतर्गत अभी है, अभिनव के अंतर्गत अभी उपसर्ग है, अभिन्यास के अंतर्गत अभी उपसर्ग है, अभिप्राय के अंतर्गत अभी उपसर्ग है, अभिभूत के अंतर्गत अभी उपसर्ग है, अभिमन्यु, अभिमान, अभिमुख, अभियंता, अभिलाषा, अभिशासा, अभिशंसा और अभिसार, इन सभी के अंतर्गत आपका अभी उपसर्ग है। अब बात करते हैं आपकी दीर्घ संधि से बनने वाले शब्दों के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अभी उपसर्ग है। तो अभी धन ईप्सित, तो ये आपका बनेगा अभीप्सित, और इसके अंतर्गत आपका उपसर्ग निकल के आएगा अभी। उसके बाद अगला है अभिधन इष्ट, तो ये आपका शब्द बनेगा अभिष्ट, और इसके अंतर्गत उपसर्ग होगा आपका अभी। अब यन संधि के बारे में बात करें तो अभी उपसर्ग के साथ अंतर जोड़ने पर आपका बनेगा अभियंतर, तो ये आपकी यन संधि होगी यहाँ पर। ऐसे ही अभी उपसर्ग के साथ अर्थी जोड़ने पर आपका शब्द बनेगा अभ्यर्थी, यहाँ पर भी आपका यन संधि है। अगला है अभिधन आगत, यहाँ पर आपका बनेगा अभ्यागत, उपसर्ग है आपका अभी, आगत मूल शब्द है और आपका शब्द निकल के आएगा अभ्यागत। ऐसा ही आपका अभ्यास का है, ऐसा ही अभ्युत्थान का है, और ऐसा ही आपका अभ्युदय का है। तो इनके अंतर्गत आपकी यन संधि के आधार पर जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत अभी उपसर्ग निकल के आ रहा है। अब बात करें व्यंजन संधि से, व्यंजन संधि का आपका उदाहरण देख सकते हैं अभिधन सेक। अभिधन सेक, तो यहाँ पर आपका शब्द निकल कर आएगा अभिषेक, और ये आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये शब्द देगा अभिषेक, आपसे कहेगा कि इसके अंतर्गत कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर तो आपको स्पष्ट दिख रहा है व्यंजन संधि के अंतर्गत कि अभी, लेकिन यदि आपको अभ्यास दे दें तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, अभी धन आस अर्थात अभ्यास। उसके बाद में बात करें प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय के बारे में तो ये आप देख सकते हैं अभिजन। अभिजन के अंतर्गत आपका ए प्रत्यय है, और ये आपका बनेगा क्या, अभिजन। उसके बाद अगला है अभिज्ञात। अभिज्ञात के अंतर्गत आपका यह प्रत्यय है, और ये आपका बनेगा अभिजात्य। तो जैसा कि आपने आपको बता ही दिया था कि ए प्रत्यय, यह प्रत्यय, एक प्रत्यय, इन सभी के अंतर्गत क्या होता है कि आपने आगे वाले शब्द के अंतर्गत परिवर्तन कर देते हैं, और लास्ट वाले शब्द के अंतर्गत भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं। अगला है जैसे अभ्यंतर, तो अभ्यंतर देखो ये शब्द, और उसके बाद एक प्रत्यय लग रहा है, तो यहाँ पर आपका शब्द तो बन के आ जाएगा अभ्यंतर एक, लेकिन आपका अभ्यंतर प्लस एक, इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से। आपका शब्द था क्या, अभ्यंतर, अभ्यंतर, ये आपका शब्द है, और इसके अंतर्गत आपका एक तो प्रत्यय लगा दिया है, तो ये आपका बन तो क्या जाएगा, आभ्यंतरिक। ये आपका बनेगा क्या, आभ्यंतरिक। अब देखो ये अभ्यंतर शब्द के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप देखो यहाँ पर अभी तो आपका क्या है, अभी आपका उपसर्ग है, और अंतर यहाँ पर आपका क्या है, मूल शब्द है, और उसके बाद में ये आपका क्या बनेगा, अभ्यंतर बनेगा। अब यहाँ पर अगर संधि की अगर बात करें तो अभ्यंतर के अंतर्गत आपकी अभिधन अंतर, अभिधन अंतर, तो यहाँ आपकी संधि निकल के आएगी क्या, यन संधि। यन संधि यहाँ पर होने वाली है। तो अपन बात कर रहे थे अभी उपसर्ग के बारे में, और ये अभी आपका कंप्लीट हो चुका है अभी उपसर्ग। अगला उपसर्ग है आपका नी। अगला उपसर्ग है आपका नी। नी उपसर्ग, तो नी का अर्थ होता है आपका बड़ा, विशेष, और या निषेधात्मक अर्थ में इसको लिया जाता है। सामान्य शब्दों की यदि बात की जाए तो निकर, निकाय, निकृष्ट, निक्षेप, निखिल, निगम, निचय, निज, निदेशक, निधि। धी का अर्थ होता है आपका भंडार, जैसे आपका धी का अर्थ होता है आपका भंडार। समुद्र के अंतर्गत आपका धी, धी का अर्थ होता है आपका समुद्र, तो पानी का भंडार अर्थात समुद्र।
उसके बाद अगला शब्द है आपका निपात, निपुण, निषेध, नियंत्रण, नियम। यम का अर्थ होता है आपका विचार, नि अर्थात नियम। उसके बाद में अगला है आपका नियमित, नियामक, नियुक्ति, निरत, निरूपण, निरोध, निलय, निवेश और निहित। ये आपके सामान्य शब्द हैं। अब संधि के आधार पर बात करें तो यन संधि के अंतर्गत यहाँ पर आपका देखो नि धन अस्त, तो ये आपका शब्द बनेगा आपका न्यस्त, आपका उपसर्ग होगा आपका नि। उसके बाद अगला है आपका नि धन आस, तो ये आपका शब्द निकल के आएगा क्या, न्यास। ऐसे ही नि धन आय अर्थात न्याय, नि धन उन अर्थात न्यून। अब व्यंजन संधि के आधार पर देखें तो नि धन सेद अर्थात निषेध, नि धन स्था अर्थात निष्ठा। प्रत्यय के आधार पर देखें तो नि उपसर्ग है, कट मूल शब्द है और यह प्रत्यय है, तो ये आपका क्या बनेगा, नैकट्य। क्या बनेगा आपका, नैकट्य बनेगा। उसके बाद ऐसे ही नि धन दान धन एक, तो ये आपका शब्द निकल के आएगा नई दानिक। उसके बाद अगला बात करते हैं यहाँ पर प्रति उपसर्ग के बारे में। प्रति उपसर्ग के बारे में यहाँ पर आपसे बात करेंगे और प्रति उपसर्ग के बारे में ऑपरेशन करने वाले हैं। तो प्रति उपसर्ग के अंतर्गत क्या है आपका, प्रति का आपका सबसे पहले अर्थ देखते हैं। तो अर्थ है आपका विपरीत, प्रत्येक और ओर। प्रत्येक और अगला शब्द अगला अर्थ है आपका ओर। इसके आपके तीन अर्थ हैं, प्रतीक का अर्थ विपरीत, प्रत्येक और ओर। सामान्य शब्दों की बात करें तो प्रतिकार, प्रतिक्रिया, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिमा, प्रतिस्पर्धा, ये आपके सामान्य शब्द हैं। प्रतिदिन, प्रतिशत, ये आपके सामान्य शब्द हैं। दीर्घ संधि के आधार पर यदि बात करें तो प्रतिधन एक अर्थात प्रतीक, प्रतिधन एक अर्थात प्रतीक, इसके अंतर्गत आपकी दीर्घ संधि है। और आपका उपसर्ग की बात करें तो आपका प्रति उपसर्ग है, प्रतिधन इच्छा अर्थात प्रतीक्षा, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि है और प्रति उपसर्ग है। ऐसे ही अब बात करेंगे आपकी यन संधि। यन संधि के अंतर्गत इसके काफ़ी उदाहरण है, जैसे कि शब्द है आपका प्रति धन अक्ष, इसके अंतर्गत आपका मूल शब्द प्रति है और अक्ष प्रति उपसर्ग है और मूल शब्द आपका अक्ष है, तो ये आपका निकल के आएगा क्या, प्रत्यक्ष। ऐसे ही आपका प्रत्युपकार, प्रति अपकार, तो प्रत्युपकार होगा और प्रति उपकार होगा तो प्रत्युपकार निकल के आएगा। जैसे प्रति आपका उपसर्ग है, अप उपसर्ग है और कार प्रत्यय है, कार वो है आपका प्रत्यय भी होता है कार, और कार यहाँ पर आपका क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर आपका मूल शब्द कह सकते हैं कार को यहाँ पर फिलहाल में। ऐसे ही आपका प्रत्यर्पण शब्द है, ऐसे ही आपका प्रत्याशी शब्द है, ऐसे ही प्रत्युत्तर है, ऐसे ही प्रत्युत्पन्न है। जैसे अगला है आपका प्रतिधन आधन घात, तो प्रत्याघात, इसके अंतर्गत आपके दो उपसर्ग आ रहे हैं, प्रति और आ। ऐसे ही प्रत्यालोचना, इसके अंतर्गत भी आपके दो उपसर्ग आ रहे हैं, प्रति और आ। प्रत्यावर्तन, इसके अंतर्गत भी दो उपसर्ग हैं, प्रति आ प्लस वर्तन। उसके बाद अगला है आपका प्रति उपधनकार अर्थात प्रत्युपकार, ऐसे ही प्रतिधन एक अर्थात प्रत्येक। तो ये आपके यन संधि के उदाहरण हो गए। यन संधि के अंतर्गत जो आपके प्रति उपसर्ग के उदाहरण हैं वो सभी हो गए। उसके बाद व्यंजन संधि के अंतर्गत प्रति उपसर्ग के अंतर्गत उदाहरण देखें तो प्रतिधन सेद, तो ये आपका प्रतिषेध निकल के आएगा। प्रतिधन स्थित, तो ये आपका प्रतिष्ठित निकल के आएगा। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत तो जितने भी आपके उदाहरण निकल के आएंगे आपके प्रति उपसर्ग के, उसके अंतर्गत आप आराम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रति उपसर्ग स्पष्ट दे रखा है। लेकिन एग्जामिनर कभी भी ऐसे शब्द देता ही नहीं है जो आपको आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिसका, और आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद अगला है आपका प्रतिष्ठा अर्थात प्रतिष्ठा। अगला प्रत्यय की यदि बात करें प्रत्यय के अंतर्गत प्रति उपसर्ग में, तो एक प्रत्यय के अंतर्गत प्रति और निधि, तो आपका शब्द है प्रातिनिधिक अर्थात इसके अंदर प्रति उपसर्ग है, निधि मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। ऐसे ही आपका प्रातिपादिक, इसके अंतर्गत भी प्रति उपसर्ग है, पद मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। उसके बाद में बात करते हैं आपकी परि उपसर्ग के बारे में। तो परि का अर्थ होता है आपका चारों ओर या फिर पास। परि का अर्थ होता है आपका चारों ओर या पास। सामान्य शब्दों की बात करें तो आपकी परिवार के अंतर्गत परि उपसर्ग परिक्रमा, परिवर्तन, परिग्रह, परिजन, परिज्ञान, परितोष, परिधान, परिधि, परिमार्जन, परिशिष्ट, परिश्रम और परिसर, इस सभी के अंतर्गत आपका परि उपसर्ग है। दीर्घ संधि की बात करें तो यहाँ पर देखो परि उपसर्ग के साथ में ईक्षण जो शब्द है उसको जोड़ने पर आपका बनेगा आपका परीक्षण, तो परीक्षण शब्द के अंतर्गत आपको यहाँ पर परि उपसर्ग है। ऐसे ही आपका परीक्षा के अंतर्गत भी आपका परि उपसर्ग है। परिथंक अंक, ये आपका यन संधि का उदाहरण है। पर्यंक,
पर्यंक के अंतर्गत आपका यन संधि के साथ में परि उपसर्ग है। ऐसे ही पर्यटन, परिधन, अटन, इसके अंतर्गत भी आपका परि उपसर्ग है, यन संधि है। परिधन आप्त अर्थात पर्याप्त, इसके अंतर्गत भी आपका परि उपसर्ग है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आपको सबसे पहले शब्द को तोड़कर देखना है। जब आप शब्द को तोड़कर देख लेंगे तो वहाँ पर आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या प्रत्यय है, क्या मूल शब्द है, क्या आपका जो है क्या कह सकते हैं उपसर्ग है। ऐसे ही आपका पर्यावरण, पर्यावरण के अंतर्गत परि, उसके बाद आ प्रत्यय आ मूल क्या नाम, परि तो आपका वो है उपसर्ग, आ उपसर्ग है और वरण मूल शब्द है। ऐसे ही आपका परि, उसके बाद अब उपसर्ग है, उसके बाद में ईक्षण तो पर्यवेक्षण। ऐसे ही आपका पर्यवसान और ऐसे ही आपका पर्यूषण, तो इन सभी के अंतर्गत आपका परि उपसर्ग है। उसके बाद अगली आप पे बात करते हैं, यहाँ पर अगला है व्यंजन संधि के इसके उदाहरण। परि उपसर्ग के अंतर्गत व्यंजन संधि के कौन कौन से उदाहरण हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आपका परिधन्य, तो ये आपका क्या बनेगा परिनय। परिधनमान, तो ये आपका बनेगा परिमान। परिधनकार, ये आपका बनेगा परिष्कृत, परिष्कार। और ये है आपका परिधनकृत, तो ये आपका बनेगा परिष्कृत। तो मुख्य रूप से आपके व्यंजन संधि के जितने भी उदाहरण हैं उन सभी के अंतर्गत आप आराम से पता लगा सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा उपसर्ग पूछा जा रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो आपको यन संधि के अंतर्गत आएगी या फिर आपके प्रत्यय के अंतर्गत भी आ सकती है। तो प्रत्यय के अंतर्गत यदि परि उपसर्ग के बारे में बात करें तो पारिजात, इसके अंतर्गत ए प्रत्यय लगाया, ये आपका बनेगा पारिजात। ऐसे ही परितोष, इसके अंतर्गत एक प्रत्यय लगाया तो ये आपका निकल आएगा पारितोषिक। तो परितोष के अंतर्गत परि उपसर्ग है, तोष मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। ऐसे ही आपका पारिभाषिक है, ऐसे ही आपका पारिभाषिक, ऐसे ही आपका पारिवारिक और ऐसे ही आपका पारिश्रमिक। इन सभी के अंतर्गत आपका एक प्रत्यय है, परि उपसर्ग है और जो मूल शब्द है वो आपका आप देख सकते हैं आराम से। जैसे परिभाषा है तो परिभाषा के अंतर्गत आपका मूल शब्द भाषा है। परिवार के अंतर्गत आपका वार मूल शब्द है, परि उपसर्ग है और एक प्रत्यय लगाने पर आपका बनेगा ये पारिवारिक। ऐसे ही परिश्रम, परिश्रम के अंतर्गत श्रम मूल शब्द है, परि उपसर्ग है और एक प्रत्यय लगाने पर आपका बनेगा पारिश्रमिक। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका, ये है आपका वी उपसर्ग। वी उपसर्ग का अर्थ होता है आपका विशेष, भिन्न या अभाव। विशेष, भिन्न या अभाव। सामान्य शब्दों की बात करें तो विकट, विकराल, विफल, विकार, विनाश, विश्चल, विषलभ, विरेचन, विशेष, विकास, विकीर्ण, विकृत, विक्रम, विनीत, विप्लव, विलंब, विद्युत, विचलित, वितान, विदग्ध, विद्रोह, विन्यास, विभ्रम, विलास, विश्लेषण, विधवा, विधान, विध्वंस, विनय, विपर्य, विराम, विलोम, विस्मरण, विपाक, विरोध, विवाह, विहार, विपुल, विरुद्ध, विवेक। तो ये तो आपके हो गए क्या सामान्य शब्द हैं जो कि आपके भी उपसर्ग से निकल कर आ रहे हैं। अब भी उपसर्ग के दीर्घ संधि के उदाहरण की बात करें तो बी के साथ ईक्षक, तो यहाँ पर आपका बी उपसर्ग है और ईक्षक मूल शब्द है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा वीक्षक। ऐसे ही बी के साथ ईक्षण, ये आपका निकल के आएगा वीक्षण। वी के साथ ईक्षा अर्थात वीक्षा। यन संधि के उदाहरण की बात करें तो यन संधि के अंतर्गत आपका वी धन अंजन, तो ये आपका बनेगा क्या व्यंजन। तो व्यंजन के अंतर्गत आपका क्या उपसर्ग है ये आपको एग्जामिनर पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है इसको। तो व्यंजन, तो आपको सबसे पहले शब्द को तोड़ना है, वी धन अंजन, तो ये आपकी यन संधि होगी यहाँ पर और प्रत्यय निकल के आएगा बी। ऐसे ही आपका व्यय, ऐसे ही व्यग्र, ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही व्यतिरेक, ऐसे ही आपका व्यभिचार। अगला ऐसे ही व्यवसाय, व्यष्टि, व्यसन, व्यस्त, व्याकरण, व्याकुल, व्याधि और व्यापार। तो ये आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत आपका वी उपसर्ग है और जो भी मूल शब्द है वो हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के अंतर्गत आपको आराम से शो हो रहा है। अगर हम सभी शब्दों को यहाँ पर ज़्यादा टाइम देंगे तो ये आपका वीडियो जो है काफ़ी लेंथिंग हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात करें व्यंजन संधि के उदाहरण के बारे में। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आप देख सकते हैं बी धन छेद, तो ये आपका शब्द निकलेगा आपका विच्छेद। विच्छेद के अंतर्गत आपका वी उपसर्ग है और छेद मूल शब्द है और इसके अंतर्गत संधि आपकी व्यंजन है।
उसके बाद बी धन से, तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा विषय। बी धन सत्व, बी धन सन अर्थात विषण, बी धन साध विषाद, बी धन सम विषम और बी धन स्पंदन अर्थात विस्पंदन। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के प्रभाव से जितने भी बी उपसर्ग के जो शब्द हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं कि प्रत्यय के प्रभाव से उनके अंतर्गत क्या परिवर्तन आता है। तो बी उपसर्ग के साथ कल्प मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, तो ये आपका क्या बनेगा, वैकल्पिक। तो वैकल्पिक शब्द के अंतर्गत आपको उपसर्ग निकालना है, तो इसको आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको इसको पता हो, अच्छे से तोड़ना जानते हो कि इसके अंतर्गत क्या निकल के आएगा, संधि की है, उपसर्ग है। तो किस प्रकार से आपको सबसे पहले उपसर्ग निकालने के लिए या प्रत्यय निकालने के लिए आपको याद रखना है, आपका संधि टॉपिक क्लियर होना चाहिए और उपसर्ग भी क्लियर होना चाहिए और प्रत्यय भी क्लियर होना चाहिए। तीनों टॉपिकों से आपका एक टॉपिक 100% क्लियर हो जाता है। जब आप संधि पढ़ लेते हो तो संधि का लाभ आपको उपसर्ग के अंतर्गत भी मिलेगा, प्रत्यय के अंतर्गत भी मिलेगा, इन सभी के अंतर्गत आपको मिलने वाला है। क्योंकि संधि जो ऐसा टॉपिक है जिसके द्वारा सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर आराम से कर सकते हैं। जैसे अपन मैथ में परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज का लाभ सब जगह मिलता है, इसी प्रकार से कुछ लोग टाइम एंड वर्क पढ़ाते हैं तो उसका भी लाभ भी सभी जगह मिलता है। तो ऐसी प्रश्नावली पढ़ने से आपको सब जगह लाभ हो, ऐसे यहाँ पर आपका संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने से आपको हर एक जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आपका उसको बेनिफिट मिलता है। तो बी धन कल्प धन एक, तो ये आपका निकल के आएगा वैकल्पिक। यहाँ पर बी उपसर्ग है, कल्प मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। उसके बाद में बी धन चार धन एक, तो वैचारिक। बी धन ज्ञान धन एक, वैज्ञानिक। बी धन आप बाह्य धन एक अर्थात वैवाहिक। उसके बाद बी धन अक्ति धन एक अर्थात वैयक्तिक। तो बी धन अक्ति अर्थात व्यक्ति, बी धन अक्ति, तो ये आपका क्या बनेगा, व्यक्ति, व्यक्ति। उसके बाद में वी धन देश धन एक अर्थात वैदेशिक। उसके बाद वी धन धी धन ए, तो ये आपको देखिए इसके अंदर ए प्रत्यय लगने से वैद्य हो गया। दे को क्या कर दिया इसने, आधा कर दिया। उसके बाद अगला है वी धन धवा धन ये अर्थात वैधव्य अर्थात। उसके बाद में अगला है वी धन शेष धन एक अर्थात वैशेषिक। वी धन आ धन करण धन ए, इसके अंदर देखो वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, करण मूल शब्द और ए प्रत्यय है, तो ये आपका क्या बनेगा, व्याकरण, सॉरी व्याकरण, वैयाकरण। उसके बाद अगला है आपका वी धन राग धन ये, तो ये आपका शब्द बन के आएगा वैराग्य। उसके बाद अगला जो आपका उपसर्ग है वो है आपका अनु। अनु उपसर्ग के अंतर्गत आपका इसका अर्थ होता है आपका पीछे या समान। सामान्य शब्दों की बात करें तो अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रम, अनुशंसा, अनुगामी, अनुग्रहित, अनुचर, अनुशासन, अनुज, अनुताप, अनुप्रास, अनुज्ञप्ति, अनुदान, अनुभव, अनुज्ञा, अनुपूरक, अनुयायी, अनुसार और अनुस्वार, ये तो आपके हो गए सामान्य शब्द। उसके बाद दीर्घ संधि के आधार पर जैसे अनुधन उदधन इत, तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, अनुदित। उसके बाद अगला यन संधि के आधार पर अनुधन ए, तो ये आपका निकल के आएगा अन्वय। अनुधन ईक्षण अर्थात अन्वीक्षण, अनुधन ईक्षा अर्थात अन्वीक्षा, अनुधन एषक अर्थात अन्वेषक, अनुधन एसन अर्थात अन्वेषण। तो ये आपका यहाँ पर यन संधि के आधार पर जितने भी उदाहरण थे वो हमने आपको देखे कि यन संधि के आधार पर अनु उपसर्ग किसके अंतर्गत आ रहा है, तो जैसे अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वीक्षा, अन्वेषक, अन्वेषण। उसके बाद व्यंजन संधि के बाद में व्यंजन संधि का उदाहरण देखें तो अनुधन छेद अर्थात अनुच्छेद, तो अनुच्छेद के अंतर्गत आपको दिख ही रहा है। तो हमने आपको बताया है ये कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आप आराम से पता लगा सकते हैं कौन सा उपसर्ग है। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो आपकी आती है यन संधि के अंतर्गत और या फिर प्रत्यय के अंतर्गत। अगला व्यंजन संधि का उदाहरण है अनुधन स्थान अर्थात अनुष्ठान, क्योंकि यहाँ पर आपका स्पष्ट से दिखता है अनुष्ठान। अब जैसे अनुष्ठान शब्द है यहाँ पर आपका अनु दिख रहा है, अनुच्छेद के अंतर्गत आपका अनु दिख रहा है, तो यहाँ पर आप आराम से पता लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए आनुपातिक, तो आनुपातिक के अंतर्गत आपको थोड़ा ढूंढने में परेशानी आ सकती है। तो इस आधार पर अनुधन पात धन एक, अनुधन व्यय धन एक आणविक, अनुधन संग धन एक अर्थात आनुषंगिक। उसके बाद अपि उपसर्ग, अपि उपसर्ग की बात करते, अपि का अर्थ होता है अपितु, अपि का अर्थ होता है, अपि का जो शब्द है सामान्य वो है अपितु, अभिधान और अपिहित, अपितु, अभिधान और अभिहित।
अपी उपसर्ग जो है इसके कम ही उदाहरण मिलते हैं आपको। अपी के जो उदाहरण थे वो हमने आपको बता दिए। अगला शब्द है आपका सु। सु सु का अर्थ होता है आपका अच्छा, सरल या साफ। सु का अर्थ होता है आपका अच्छा, सरल या साफ। सामान्य शब्दों की बात करें जैसे सुअवसर, सुगति, सुरति, सुशील, सुगंध, सुहृदय, सुमन, सुमार्ग, सुकर्म, सुविद्या, सुदृढ़। अब यन संधि के बारे में बात करें तो सुधन अच्छ अर्थात स्वच्छ, सुधन अस्ति अर्थात स्वस्थि और सुधन अल्प अर्थात स्वल्प, सुधन अयम अर्थात स्वयं, सुधन आधन रात अर्थात सुधन आधन गात, सुधन आधन गत अर्थात स्वागत। तो ये आपको यहाँ पर देखो सु उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और गत मूल शब्द है, तो यहाँ पर आपका बन के आएगा स्वागत। उसके बाद में अगला यहाँ पर व्यंजन संधि के उदाहरण के बारे में बात करें। व्यंजन संधि के उदाहरण आपके सु उपसर्ग के साथ, तो सुधन समा अर्थात सुषमा, तो यहाँ पर आपका उपसर्ग आपको आराम से दिख रहा है। सुधन सुप्त अर्थात सुसुप्त। अगली बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। सुधन जन धन ये, तो यहाँ पर सु प्रत्यय, जन मूल शब्द है और यह प्रत्यय, तो ये आपका क्या बनेगा सौजन्य। ऐसे ही सुधन मित्र धन ए, तो ये आपका बनेगा सौमित्र। सुधन भाग धन ये अर्थात सौभाग्य। सुधन मनस धन ये अर्थात सौमनस्य। उसके बाद में अगला यहाँ पर अप उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। तो अप उपसर्ग के अंतर्गत आप देख सकते हैं अप का अर्थ होता है आपका बुरा, विपरीत और अपवाद। अप का अर्थ जो होता है बुरा, विपरीत और अपवाद के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे सामान्यतः इसके शब्द की बात करें तो अपकर्म, अपकर्ष, अपकार, अपभ्रंश, अपमान, अपराध, अपरूप, अपवर्तन, अपव्यय और अपशब्द, ये तो आपके सामान्य शब्द हैं। दीर्घ संधि के आधार पर बात करें तो आपकी अपधन संग, तो ये आपका बनेगा अपांग, अपधन अंग अपांग। उसके बाद अगला है गुण। गुण के संधि के आधार पर अपधन इच्छा अर्थात अपेक्षा, गुण संधि का उदाहरण है ये आपके, और इसके अंदर अप उपसर्ग है। अगला अपधन इच्छित अर्थात अपेक्षित, तो यहाँ पर ए धन ई बराबर क्या बन रहा है, ए बन रहा है, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रत्यय के आधे उदाहरण देखें आपके अप उपसर्ग के बारे में। तो अप उपसर्ग के साथ राध मूल शब्द और एक प्रत्यय लगाने पर आपका बनेगा आपराधिक। ऐसे ही अप उपसर्ग के बाद इच्छा प्लस एक प्रत्यय लगाने पर आपका बनेगा आपेक्षिक। अगला बात करते हैं यहाँ पर अब उपसर्ग के बारे में। अब उपसर्ग के बारे में, तो अब उपसर्ग का अर्थ होता है आपका नीचा, बुरा या छीन। सामान्य शब्द हैं इसके अवकाश, अवगुंठन, अवज्ञा, अवज्ञान, अवधान, अवनति, अवरोह, अवगुण, अवतार, अवधारणा, अवबोध, अवगत, अवलेह, अवगाहन, अवचेतन, अवतीर्ण, अवधि, अवमानना, अवसर, अवसाद, अवस्था, ये तो आपके क्या है सामान्य शब्द हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण तो देखो अब उपसर्ग के साथ अंतर लगाने पर क्या बनेगा आपका अवान्तर। उसके बाद में अब उपसर्ग के बाद ईक्षण लगाने पर आपका बनेगा अपेक्षण। अब उपसर्ग यब मूल शब्द एक प्रत्यय लगाने पर आपका बनेगा आवयविक, तो ये आपका प्रत्यय के उदाहरण है। अब के साथ इच्छा लगाने पर यह बनेगा अवेक्षा, तो ये आपका गुण शब्द का उदाहरण है। उसके बाद अगला जो प्रत्यय है वो है आपका आ प्रत्यय का अर्थ होता है आपका तक, इधर या फिर से। सामान्य जो शब्द हैं आ उपसर्ग से बनने वाले वो हैं आपका आकर्षण, आकलन, आकांक्षा, आकाश, आकृष्ट, आक्रमण, आक्षेप, आगार, आग्रह, आचरण, आधार, आमुख, आरोप, आनंद, आमोद, आरोहण, आपत्ति, आयात, आलंबन, आपात, आरंभ, आशंका, आभार, आराधना, आश्रय, ये तो आपके सामान्य शब्द हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण के आधार पर देखें तो आधन, छाधन, तो ये आपका आ उपसर्ग के साथ में छाधन मूल शब्द है, तो ये आपका शब्द बनेगा आच्छादन। तो आच्छादन के अंतर्गत आपका क्या है आ उपसर्ग है। तो आपका उपसर्ग निकालने के लिए व्यंजन संधि के अंतर्गत तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे आच्छेद, आच्छेद में स्पष्ट दिख रहा है आ उपसर्ग है और छेद मूल शब्द है। उसके बाद में अगला बात करेंगे यहाँ पर उप उपसर्ग के बारे में। उप का अर्थ होता है समीप या फिर पास या छोटा या सहायक। तो अब के सामान्य शब्दों की बात करें तो उप के उपकार, उपकृत, उपचार, उपदेश, उपनिषद, उपन्यास, उपस्थिति, उपसर्ग, उपवास, उपलब्धि, उपराम और उपमा।
अब इसके दीर्घ संधि के उदाहरण की बात करें तो दीर्घ संधि के अंतर्गत उपसर्ग प्लस अंग अर्थात उपांग। ऐसे ही आपका उपधन अध्यक्ष, ये आपका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के अंतर्गत आपके दो उपसर्ग है, उप प्लस अधिधन अक्ष। अधिधन अक्ष के अंतर्गत आपका यन संधि निकल के आएगी और उप मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, उप क्या है, प्रत्यय निकल के, सॉरी उपसर्ग निकल के आएगा। तो उप उपसर्ग के बाद अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष शब्द को यदि तोड़ें तो उप धन अधि धन अक्ष, तो अक्ष तो आपका क्या हो गया, मूल शब्द। उसके बाद में उप उपसर्ग हो गया आपका, अधि उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पर इसके दो उपसर्ग हैं इसके अंतर्गत। ऐसे इसके अंतर्गत उपालंब, उपालंब के अंतर्गत भी दो उपसर्ग हैं, उपधन आधन लंब। उपायुक्त, उपाधि, उपार्जन, उपाय और उपासना, ये आपके दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। उसके बाद गुण संधि का उदाहरण करें तो उपधन इंद्र, उपेंद्र, उपधन इच्छा, उपेक्षा। ऐसे प्रत्यय के बारे में बात करें तो आपका यह प्रत्यय के अंतर्गत उप उपसर्ग आस मूल शब्द और यह प्रत्यय लगाने पर आपका बनेगा औपास्य। ऐसे ही उप उपसर्ग, उसके बाद नि उपसर्ग, उसके बाद बेस मूल शब्द और एक प्रत्यय लगाने पर यह बनेगा आपका औपनिवेशिक। अगला बात करेंगे यहाँ पर प्रय उपसर्ग के बारे में। प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आपका यहाँ पर, प्रय का अर्थ होता है आगे, अधिक या विशिष्ट। तो सामान्य शब्दों की बात करें तो प्रकीर्ण, प्रखर, प्रगढ़, प्रगति, प्रचार, प्रचुर, प्रताप, प्रबंध, प्रपोत्र, प्रबुद्ध, प्रभात, प्रभु, प्रमाद, प्रमुख, प्रमेय, प्रयास, प्रलभ, प्रवीण, प्रशमन, प्रश्रय, प्रसन्न, प्रसव, प्रस्तावना, प्रस्तुत। दीर्घ संधि की बात करें तो यहाँ पर प्रधन अर्थी, प्रार्थी, प्रधन आधन चार्य, प्राचार्य, प्रधन अधिधन आधन पक अर्थात प्राध्यापक, प्रधन आप्त अर्थात प्राप्त और प्रधन अध्यापक अर्थात, ये आपका इसी को यहाँ पर जो है जोड़ कर रख दिया गया है। जैसे प्रे धन अधि धन आ धन पक, तो ये आपका बन गया प्राध्यापक। इसी को आधार पर देखें तो प्रे धन अध्यापक अर्थात प्राध्यापक, तो आपका प्रे उपसर्ग है और अध्यापक जो शब्द निकल के आ रहा है वो है। गुण संधि के आपके प्रे उपसर्ग के उदाहरण देखें तो प्रेधन इक्षक, प्रेक्षक, प्रेधन ऐसन, प्रेधन ईसन, प्रेषण, प्रेधन उज्ज्वल, प्रोज्ज्वल, प्रेधन उत्साहन, प्रोत्साहन, प्रेधन उन्नत, प्रोन्नत। व्यंजन संधि का उदाहरण देखें तो प्रेधन नति, प्रेनति, प्रेधन नीत, प्रणीत, प्रेधन मान, प्रमाण, प्रेधन नयन, प्रेनयन। प्रत्यय के बारे में यदि देखें प्रय उपसर्ग के अंतर्गत तो देखो यहाँ पर प्राकृतिक शब्द है। प्राकृतिक शब्द के अंतर्गत प्रय उपसर्ग है, कृति मूल शब्द और एक प्रत्यय है। प्रय, उसके बाद प्राचार्य के अंतर्गत प्रय उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, चार मूल शब्द है और यह प्रत्यय है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राचार्य शब्द। उसके बाद प्रादेशिक, तो प्रय उपसर्ग, देश मूल शब्द, एक प्रत्यय। ऐसे ही प्राविधिक, प्रय उपसर्ग, विधि मूल शब्द, एक प्रत्यय। वैसे ही आपका प्रालब्य है, ऐसे ही प्रामाणिक है, ऐसे ही प्रायोगिक है और ऐसा ही प्रारंभिक है। जब हम आपको संधि टॉपिक पढ़ा देंगे और संधि टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको जब प्रत्यय पढ़ा देंगे तो ये आपका तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आपको इसको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कौन सा प्रत्यय काम कर रहा है, कौन सा उदाहरण के अंतर्गत कौन सा मूल शब्द है, कौन सा आपका संधि है, कौन सा आपका उपसर्ग है, ये आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यदि आपसे बात करें दुर, तो दुर के अंतर्गत आपका यहाँ पर निकल के आएगा दुर का अर्थ कठिन, बुरा और विपरीत। तो इसका सामान्य शब्द जो हैं वो आपके दुर्गंध, दुर्गति, दुर्गम, दुर्गंध, दुर्जय, दुर्दशा, दुर्दांत, दुर्घस, दुर्बुद्धि, दुर्भावना, दुर्भित्स, दुर्भेद्य, दुर्योधन, दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्वासा, दुर्व्यवहार, दुर्दीन, दुस्वर, दुर प्लस स्वर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दुर के साथ में और स्वर के शब्द में, दुर के साथ स्वर होने पर, तो दुर उपसर्ग के साथ स्वर होने पर देखो दुर धन अंत, तो दुर के बाद में उपसर्ग, सॉरी दुर के बाद में आपका जो है अंत शब्द है, तो इसके अंतर्गत आपका स्वर निकल के आ रहा है ए, तो इसका ये आपका बनेगा दुरंत। ऐसे ही दुर के साथ आचार, दुराचार, दुर के साथ आत्मा, दुरात्मा, दुर के साथ आशा, दुराशा और दुर के साथ ऊ है अर्थात दुरु है। अगला बात करते हैं यहाँ पर
दुर के साथ व्यंजन, दुर के साथ व्यंजन, जैसे दुर धन रे, तो ये आपका क्या हो गया व्यंजन। तो व्यंजन का आधार पर देखें तो दुर धन रम्य अर्थात दुरम्य। उसके बाद दुर धन राज अर्थात दुराज। प्रत्यय के आधार पर देखें तो दुर धन जन धन ये, तो ये आपका बनेगा दौर्जन्य। तो ये आपका देखो कितना कठिन शब्द हो गया है दौर्जन्य। और दौर्जन्य के अंतर्गत आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके अंतर्गत दो उपसर्ग है। जब तक आपको इस शब्द को तोड़ना नहीं आता तब तक आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो इसको तोड़ने के लिए आपको जैसे सबसे पहले संधि आनी चाहिए, उसके बाद में आपको उपसर्ग, उसके बाद आपको प्रत्यय, तीनों आपको आने चाहिए अच्छे से, तब जाकर आप आपको एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाते हो। जैसे अगला है दौर्बल्य, तो इसके अंतर्गत देखो दुर धन बल धन ये, तो ये आपका क्या बन गया दौर्बल्य। अगला आपका उपसर्ग है निर। निर का अर्थ होता है आपका बड़ा, विशेष और निषेधात्मक अर्थ में इसको लिया जाता है निर का उपसर्ग। 3 4 5 और घोष ध्वनि से पहले दुर दोष दुर निर और निस, ये आपके उपसर्ग आते हैं 3 4 5। जैसे आपको 3 4 5 का अर्थ समझ रहे हैं, कै खे और फिर गे घे और ने, ये आपके जो हैं ये 3 4 5 हैं। इनको 3 4 5 हमने अपने आधार पर कह सकते हैं। जैसे कै वर्ण के अंतर्गत आपके जो वर्ण हैं वो आपके 5 वर्ण हैं। तो पहले 2 वर्ण हैं आपके कै और खे, और उसके बाद में 3 4 5 जो हैं वो आपके घोष ध्वनि हैं, और घोष ध्वनि के अंतर्गत आपका 3 4 5 वर्ण आते हैं। जैसे निर्धन व्यंजन, इसके अंतर्गत रे को छोड़कर शेष व्यंजनों के साथ ये आपका अप्लाई होगा निर उपसर्ग। जैसे निर्गुण, निर्जल, निर्दिष्ट, निर्दोष, निर्मेष, निर्बल, निर्भीक, निर्मम, निर्माता, निर्यात, निर्वाह और निर्बोध। तो इसके अंतर्गत आपका रे जो घोष वर्ण है इसको छोड़कर बाकी सभी के अंतर्गत आपका निर उपसर्ग के अंतर्गत आ सकता है। अब बात करेंगे निर के साथ स्वर होने पर। तो निर के साथ स्वर होने पर जैसे निर्धन अंकुश, तो निर के बाद में क्या है स्वर आ रहा है ए, ऐसे निरंकुश, ऐसे निरंजन के साथ, ऐसे निरंतर, ऐसे ही आपका निर्धन अतिशय, निरतिशय, निर्धन अनुनासिक, निर्नाशक, निर्धन अवलंब अर्थात निरवलंब, निर्धन अस्त, निरस्त, निर्धन अस्त निरस्त और निर्धन अस्त निरक्त। ये निर्धन अक्त है, निरक्त होगा। अगला है निर्धन आकरण अर्थात निराकरण, निर्धन आधनकरण अर्थात निराकरण। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो, देखो निर्धन आकरण अर्थात निराकरण, तो निर के अंतर्गत उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है, फिर करण मूल शब्द है। उसके बाद में ऐसा ही निराश्रय, निरीह, निरूपम, इधर देखिए निरादर, निराधार, निरापद, निरामय, निरामिष, निरीश्वर, निरुत्साह, निरीक्षक, निरुक्त और निरूपाय। उसके बाद में अगला आपका उपसर्ग है और वो है आपका बड़ा। अब देखो इसके बारे में हम बता देते हैं कि क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। नी, यदि कहीं पर नी शब्द है तो इसके अंतर्गत निर्धन रे और व्यंजन शब्दी। तो आपको देखिए यहाँ पर निरद्र, निरद्र, तो निरद्र के अंतर्गत आपका निर उपसर्ग है प्लस रद्र शब्द है, तो इससे आपका निकल कर आ रहा है क्या निरंध्र। और निरंध्र के अंतर्गत आपका जब उपसर्ग निकालेंगे तो ये आपका निकल के आ गया क्या निर। तो देखो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है निर प्लस रे, तो ये आपका क्या बनेगा निर। अब ये कंप्लीट निर बनाए तो देखो निर प्लस रंध्र अर्थात नीरंध्र, निर प्लस रज अर्थात नीरज। तो इसके अंतर्गत आपका उपसर्ग कौन सा है नी उपसर्ग और छोटा वाला, क्योंकि आपको पता है अच्छे से, क्योंकि कभी भी उपसर्ग के अंतर्गत बड़ी ए की मात्रा नहीं आती है। ऐसे ही आपका निर्धन रोग अर्थात निरोग, निर्धन रज अर्थात नीरज, कमल के अर्थ में कोई उपसर्ग नहीं है। इस नीरज के अंतर्गत क्या है कोई उपसर्ग नहीं है। नीर धन रज, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और जल, जय का अर्थ जन्म लेने वाला या जल से, तो जल से जन्म लेने वाला क्या होता है कमल, जल, कमल जो हमेशा जल में ही खिलता है। तो नीर धन जय अर्थात नीरज। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात करते हैं व्यंजन के आधार पर। व्यंजन के आधार पर निर्धन नय अर्थात निर्णय, निर्धन मान अर्थात निर्माण, और निर्धन रत्य अर्थात निरत्य, नैरत्य। ये आपका क्या है नैरत्य, इसमें आपका प्रत्यय है, यह प्रत्यय लगाने पर। निर्धन अंतर्धन यह अर्थात नैरत्य।
उसके बाद अगला है यहाँ पर निर्धन मल धन ए, निर्धन मल धन ये अर्थात नैर्मल्य, नैर्मल्य। उसके बाद निर्धन आसाधन ये अर्थात नैराश्य। अगला उपसर्ग है आपका दोष। दोष का अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। ये आपका दूहे उपसर्ग नहीं होता, दोष उपसर्ग होता है, ये आपको याद रखना है। तो दोष उपसर्ग के साथ में यदि बात करें तो दोष उपसर्ग के साथ में से, दोष के साथ में से होने पर दोष धन साह अर्थात दुस्साह, दोष धन साध्य अर्थात दुस्साध्य, दोष धन साहस अर्थात दुस्साहस, दोष धन स्वप्न अर्थात दुस्वप्न, दोष धन से, ये आपका शरीफा वाला सही होने पर दोष धन शासन दुशासन, दूह धन शासन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उपसर्ग आपका हमेशा दोषी होगा। संधि के आधार पर आपका दूह धन शासन कर सकते हैं, लेकिन उपसर्ग आपका दोष होगा। दोष धन शील अर्थात दोषशील। उसके बाद में बात करें तो दोष के साथ में कै पे और फे, तो ये आपका क्या बनेगा, दोष के साथ में कै पे फे आएंगे तो आपका क्या बनेगा, दोष षटकोण वाले से के साथ में। तो दोष धन कर अर्थात दुष्कर, दोष के साथ कर्म आने पर दुष्कर्म, दोष धन काल दुष्काल, दुष्प्रहार, दुष्प्राप्य, दुष्फल, दुष्प्रयोग, दुष्परिणाम और दुष्कृत्य, ये आपका क्या है, इसके अंतर्गत सभी के अंतर्गत दोष उपसर्ग है। उसके बाद निस उपसर्ग। नी का निस का अर्थ होता है बड़ा, विशेष और विपरीत। सामान्य शब्दों की बात करें जैसे कि निस्तारण, निस्तेज, निस्संकोच, निस्संदेह, निःशुल्क, निश्छल, निश्चल, निश्चित, निसार, निस्सीम, निस्वार्थ, निश्चय, निश्वास, निश्चित और निश्चल, ये तो आपके क्या है, सामान्य शब्द हैं। उसके बाद में अगली बात करें यहाँ पर निस के साथ कै पे और फे आते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, निस के साथ निस बन जाएगा। तो निस धन कंटक अर्थात निष्कंटक, निस धन काम निष्काम, निस धन कासन निष्कासन, निस धन प्रे धन भा अर्थात निष्प्रभ। निष्प्रभ का अर्थ होता है आपका चमक। निस धन फल अर्थात निष्फल, निस धन पक्ष निष्पक्ष, निस धन पत्ति अर्थात निष्पत्ति। अगला प्रत्यय के बारे में देखें तो निष्धन क्रमण धन ए अर्थात नैष्क्रमण, घर से बाहर जाना। नैष्क्रमण अर्थात घर से बाहर जाना। जैसे कि आपने बौद्ध धर्म के बारे में महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होगा आपका यहाँ पर घर से बाहर निकल जाना। तो ये घटनाओं के आधार पर क्रमण, नैष्क्रमण शब्द का अर्थ होता है आपका घर से बाहर जाना। अब बात करेंगे आपका उद उपसर्ग के बारे में। तो संस्कृत के उपसर्ग जो हैं 22 वो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। उद उपसर्ग के बारे में उप का अर्थ होता है आपका ऊपर या श्रेष्ठ। सामान्य शब्दों की बात करें तो उद्घाटन, उद्घोष, उद्घोषणा, उद्दंड, उद्धृत, उद्बोधन, उद्दीप्त, उद्देश्य, उद्धत, उद्धरण, उद्भव और उद्यम, ये तो आपके सामान्य शब्द हैं, जिसके अंतर्गत उद प्लस घोष। घोष का अर्थ आपको पता ही है, अर्थात 3, 4 और 5 वर्ण आए। उद के साथ में 3, 4, 5 वर्ण आए तो उसके अंतर्गत आपका उद्घोष जो है निकल के आएगा। उसके बाद में यदि आपकी बात करें उद के साथ में अघोष वर्ण आने के पर, उद्धन कंठा अर्थात उत्कंठा, उद्धन कर्ष उत्कर्ष, उद्धन कृष्ट उत्कृष्ट, उद्धन खनन उत्खनन, उद्धन गार उद्गार, उद्धन फुल्ल अर्थात उत्फुल्ल, उद्धन स्थान उत्थान, उद्धन पन्न उत्पन्न, उद्धन प्रेरणा उत्प्रेरणा, उद्धन तम उत्तम, उद्धन ताप उत्ताप, उद्धन तीन उत्तीन, उद्धन तुंग उत्तुंग, उद्धन तेजित अर्थात उत्तेजित, उद्धन सर्ग उत्सर्ग, उद्धन स्थापन उत्थापन, उद्धन पादन अर्थात उत्पादन, उद्धन सब अर्थात उत्सव। ये आपका यहाँ पर संयोग है, संधि नहीं है, इसको आप याद रखना लेना। ये जो है यहाँ पर संधि है नहीं है, यहाँ पर आपका क्या है, संयोग हो रहा है ओनली। उसके बाद में बात करेंगे आपके उद के साथ में आपका जय आने पर, और जय क्या है आपका, जय छः जय, तो ये आपका क्या है, घोष वर्ण है मुख्य रूप से। तो उसके बाद में उद्धन जयनी उज्जयनी, उद्धन नथि उन्नति, उद्धन मत उत्मत्त, उद्धन माद उन्माद, उद्धन ज्वल उज्ज्वल, उद्धन मलिन उन्मलिन, उद्धन मुख उन्मुख, उद्धन मूलन उन्मूलन। उसके बाद में उद्धन लंघन उल्लंघन उल्लंघन।
उस ऐसे ही आपका उद्धन लेख उल्लेख, उद्धन लास उल्लास, उद्धन मेष उन्मेष। उद के साथ में स्वर आने पर उद्धन अय बराबर उदय, उद्धन आस उदास, उद्धन आर उदार, उद्धन अर उधर, उद्धन आधन हरन उदाहरण। उदाहरण के लिए अंतर्गत आपके प्रत्यय हैं आपका, सॉरी मूल क्या नाम है, उपसर्ग है आपका उद्धन आ, तो उद उपसर्ग है, आ उपसर्ग और हरण मूल शब्द है। उसके बाद में प्रत्यय के आधार पर देखें तो आपका औत्पातिक, औत्पातिक, ऐसे ही आपका औत्सर्गिक, औत्सौम्य, औदार्य, औद्यानिक और औद्योगिक। तो देखो उद्धन पात धन एक औत्पातिक, औत्पातिक, औत्पातिक। ऐसे ही उद्धन सर्ग धन एक औत्सर्गिक, उद्धन सुख धन यह औत्सुक्य, उद्धन आर धन यह औदार्य, उद्धन यान धन एक अर्थात औद्यानिक, उद्धन योग धन एक अर्थात औद्योगिक। अगला उपसर्ग है आपका परा। परा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे, अधिक। सामान्य शब्द हैं आपका पराकाष्ठा, पराक्रम, पराजय, परामर्श और पराभव, परावर्तन, पराविद्या, पराअस्त्र। प्रत्यय के आधार पर देखें तो पराधन सरधन ए, तो ये आपका क्या बनेगा पारासर। पारासर के अंतर्गत आपका कौन सा प्रत्यय है, तो ये आपका ए प्रत्यय है, परा उपसर्ग है, सर मूल शब्द है। उसके बाद में सम का अर्थ होता है आपका अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्ण और साथ। संस्कृत और हिंदी में सम विशेषण शब्द है। संस्कृत और हिंदी में सम क्या है, विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। सम उपसर्ग भी है। अब बात करते हैं सम धन आन धन ये, तो ये आपका शब्द निकल के आएगा क्या, सामान्य, सम्मान, सम्मुख और समरोह, समूह है। उसके बाद में सम के साथ स्वर होने पर समधन अग्र समग्र, ऐसे ही समधन अधिक समधिक, समधन अनुधन अय समन्वय, समधन अर्थ समर्थ, समधन अर्पण समर्पण, समधन आधन ख्या समाख्या, समधन आधन गम समागम, समधन आधन चार समाचार। अगला देखिए समधन आज अर्थात समाज, समधन आधन दर समादर, समधन आधन धान समाधान, समधन आन अर्थात सम्मान, समधन आपन अर्थात समापन, समधन आयोजन अर्थात सम प्लस आधन योजन अर्थात समायोजन। तो सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और योजन मूल शब्द है और समायोजन। ऐसे ही आपका समधन आधन रम समारंभ, समधन आधन रोह समारोह है, समधन आधन विष्ट समाविष्ट, समधन आस समास, समधन इच्छा समीक्षा, समधन उद्धन चय, तो यहाँ पर सम उपसर्ग है, उद उपसर्ग है और चय मूल शब्द है तो समुच्चय। समधन ऊ है अर्थात समूह है, समधन रिद्ध अर्थात समृद्ध। उसके बाद में यहाँ बात करेंगे आपका सम के साथ व्यंजन आने पर। व्यंजन आने पर देखिए आपका समधन कर अर्थात संकर, समधन कीर्ण संकीर्ण, समधन छेप संक्षेप, समधन क्षेपण संक्षेपण, समधन ख्या अर्थात संख्या, समधन गत अर्थात संगत, समधन गम अर्थात संगम, समधन गीत अर्थात संगीत और समधन ग्रह अर्थात संग्रह, समधन घटन अर्थात संगठन, समधन देश संदेश, समधन देह संदेह, समधन देहास्पद अर्थात संदेहास्पद, समधन धान संधान, समधन पत्ति अर्थात संपत्ति, समधन पदा संपदा, समधन पर्क संपर्क, समधन पूर्ण संपूर्ण, समधन प्रेषण अर्थात संप्रेषण। तो समधन प्रय धन ईसन अर्थात संप्रेषण अर्थात। उसके बाद में अगला है संबंध संभव और संभाषण। ऐसे ही आपका संदिग्ध संयम और संयोग। उसके बाद अगला जैसे संलग्न संवहन संवाद संविधान। संविधान का अंतर्गत देखो आपका समधन विधन धान अर्थात संविधान। ऐसे ही देखो आपका संस्कार संस्कृति संहार संसाधन संसार संसर्ग, इन सभी के अंतर्गत आपका सम उपसर्ग है। उसके बाद में आपका सम के साथ नए होने पर समधन निधन आस अर्थात संन्यास, निधन आस अर्थात न्यास। तो निधन आस के अंतर्गत आपकी यन संधि है और सम उपसर्ग लगाने पर यहाँ पर ये बन जाएगा आपका संन्यास। ऐसे ये आप आराम से देख सकते हैं, ये संन्यास समधन न्यास, ये आपका होगा क्या संन्यास, और संन्यास बनने पर यह आपकी व्यंजन संधि है। लेकिन यदि न्यास शब्द को देखें तो निधन आस अर्थात न्यास, तो यहाँ पर ये तब जाकर न्यास के अंतर्गत आपके ओनली यन संधि होगी।
उसके बाद प्रत्यय के बारे में आज बात करें तो सामविधानिक अंतर्गत आपको देखो सम उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, धान मूल शब्द है, एक प्रत्यय लगाने पर आपका बनेगा ये सामविधानिक। जब आप उपसर्ग, प्रत्यय और संधि इन तीनों टॉपिकों को अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपके जो है ये शुद्ध शब्द आपका जो टॉपिक है, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द, उसके बारे में ही आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। उसके बाद में समधन सारधन एक सांसारिक, समधन कारधन एक अर्थात सांस्कारिक, समधन कृतिधन एक अर्थात सांस्कृतिक, समधन उद्धन आयधन एक अर्थात सामुदायिक, समधन आधन जयधन एक अर्थात सामाजिक, समधन ऊहधन एक अर्थात सामूहिक। ये आपका सामाजिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंतर्गत बहुत बार पूछा जाता है, इसके अंतर्गत कौन सा मूल शब्द है। प्रत्यय और उपसर्ग तो आप निकाल लेंगे, लेकिन एक इसको देखो सामाजिक को देखते हैं एक बार। ये देखिए सम उपसर्ग हो गया आपका, फिर आ उपसर्ग, फिर जय यहाँ पर मूल शब्द है और एक आपका यहाँ पर प्रत्यय है, तो ये आपका क्या बनेगा सामाजिक। अब देखो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय, कुछ अव्यय हैं जो कि उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, ये अव्यय हैं और इनको ही उपसर्ग कह सकते हैं। जैसे संस्कृत में कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर समास पद बनाते हुए शब्द का अर्थ बदलते हैं। इस प्रकार के अव्यय शब्द उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनको गति शब्द कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के निम्न अव्ययों को प्रयोग उपसर्ग के आधार पर हो रहा है। संस्कृत में यदि शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो उसका नकारात्मक अर्थ देने के लिए ए का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम कारण के अंतर्गत अकारण लगाते थे, ए लगाने पर अकारण हो जाता है, तो इसका क्या होता है विपरीत अर्थात नकारात्मक अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे कि ए उपसर्ग के आधार पर देख सकते हैं, यहाँ पर ए मुख्य रूप से तो अव्यय है लेकिन इनका हिंदी में उपसर्ग के आधार पर प्रयोग हो रहा है। तो आपके ए उपसर्ग के आधार पर देखो अकारण, अकाल, अक्षम, अक्षम्य, अगम्य, अगोचर, अचर, अज्ञान, अज्ञात, अदल, अथाय, अदम्य, अदृष्ट, अधर्म, अप्रत्याशित, अमर्त्य, अलभ्य, अधन, विधन, ले, अधन, विधन, अर्थात अव्यय। उसके बाद में अन के अंतर्गत देखें तो अनंग, अनंत, अनंतर, अनधिकार, अनधन, अधिधनकार, अन्यय, अनन्वय, अनपेक्षित और अनभिज्ञ और अन्यभ्यस्त। तो ये आपके क्या है, ये आपके अव्यय हैं जो कि हिंदी के अंतर्गत प्रयोग किए जा रहे हैं और हिंदी के अंतर्गत प्रयोग होने पर इनको उपसर्ग के आधार पर प्रयोग किया जा रहा है। अगला बात करते हैं अन के अंतर्गत ही। देखो अस्तित्व, अनस्तित्व, अनाधि, अनापत्ति, अनायास, अनावश्यक, अनासक्ति, अनिच्छा, अनिच्छु, अनिच्छुक, अनुचित, अनुत्पादक, अनुपचाऊ, अनुदार, अनुपम, अनुर्वर और अनेक। इनको आप देख सकते हैं आराम से तोड़ करके। जैसे अंधन अस्तित्व अर्थात अनस्तित्व, अंधन आदि अनादि, अंधन आधन पत्ति अनापत्ति, अनधन आधन यास अनायास, अंधन आधन वश्यक अर्थात अनावश्यक, अनधन आधन शक्ति अनाशक्ति, अनधन इच्छा अर्थात अनिच्छा, अनधन इच्छुक अर्थात अनिच्छुक, अनधन उचित अर्थात अनुचित। तो इस आधार पर आप इसको आराम से तोड़कर देख सकते हैं। उसके बाद में अगला अन देखते हैं। वो तो था आपका अन के साथ में क्या है ने, जो था आपका अर्धवर्ण था, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा अन के अंदर देखें तो इसको अन खाया, अनगढ़, अनगध, अनगिनत, अनपढ़, अनवन, अनबूझा, अनमेल, अनमोल, अनसुना, अनहित और अनहोनी। ऐसे आपका अगला है अध्य, अधय धन पतन, अधपत और अधधन काय। जैसे अधय धन गति, अधोगति, अधोभाग, अधोमुख, अधन वस्त्र, अधोवस्त्र, अधन हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर कर्ता, अधन गति, अधोगति या अधोगत। उसके बाद अगला है आपका अंतर का अर्थ होता है आपका भीतर। जैसे अंतर आत्मा अर्थात अंदर की आत्मा अर्थात भीतर, अर्थ का शब्द निकल के आ रहा है आपका यहाँ पर आत्मा, और अंतर क्या है आपका उपसर्ग। अंतर आत्मा, अंतर्गत, अंतर्धान। अब इस शब्द को बोलने पर ही आपको पता लग रहा है कि इसके अंतर्गत अंतर उपसर्ग है। अंतरदशा,
अंतर्निहित, अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय तो ये आपका इस प्रकार से जब करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय, ये होगा आपका राष्ट्र के भीतर। ये वाला जब हम क्या लगाते हैं, जब ये ये उपसर्ग लगाएंगे तो और राष्ट्रीय के अंतर्गत, तो ये आपका निकल के आएगा अंतर्राष्ट्रीय। और ये अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है दो राज्यों के मध्य। और दूसरा जब अपन कंप्लीट अंतर लगाएंगे तो ये आपका जो कंप्लीट अंतर है ये आपका होगा अंतर्राष्ट्रीय अर्थात दो राष्ट्रों के मध्य। अंतरिक्ष, अंतर्दृष्टि, अंतर्देशीय, अंतर्धान, अंतर्मूर्त और अंतर्यामी, इन सभी के अंतर्गत आपका अंतर उपसर्ग होगा। उसके बाद में अगला है आपका यहाँ पर अंतर के साथ में से होने पर। तो ये अंतर के साथ से होने पर अंतर्धन सलीला अर्थात अंतःसलीला, अंतर्धन श्राव अंतःस्राव, अंतर्धन करण अंतःकरण। उसके बाद अंतर का अर्थ आपका के बीच, एक अंतर था उसके अंदर का उसका अर्थ था आपका के भीतर, और ये है आपका के बीच। तो वहाँ पर आपका अंतर था वो आपका हलंत लग रहा था, इसका अर्थात आपका लास्ट का जो रे था वो आपका अर्धवर्ण था। यहाँ आपका कंप्लीट है तो अंतर इसका अर्थ होगा आपका के बीच। तो अंतर जातीय मतलब दो जातियों के बीच, अंतर्राज्यीय अर्थात दो राज्यों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात दो राष्ट्रों के बीच। अब जब हम अंतर्राज्यीय लिखते हैं तो यहाँ पर आपका अंतर्राज्यीय इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन यदि हम दो राष्ट्रों के बीच यदि बात करें तो आपको इस प्रकार से आपका अंतर्राष्ट्रीय लिखना है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखना है। ऐसे आपको नहीं लिखना है क्योंकि वहाँ ऐसे लिखने पर आपका के भीतर हो जाएगा, जबकि हम एक राष्ट्र के भीतर की बात नहीं कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात दो राष्ट्रों के भीतर की बात कर रहे हैं। तो ये आपका ऐसा होगा अंतर्राष्ट्रीय अर्थात दो राष्ट्रों के बीच। उसके बाद अगला है आपका अमा। अमा उपसर्ग के अंतर्गत अमात्य, अमावस्या, ये आपके शब्द हैं। अलम के अंतर्गत अलंकरण, अलंकार, अलम धनकृत, अलंकृत, अलम धनकृति, अलंकृति। आविर उपसर्ग के अंतर्गत आविधन भाव मतलब आविर्भाव, आविधन भूत अर्थात आविर्भूत। का उपसर्ग आपके अंदर का के अंतर्गत काजल, कातर, कापथ, कापुरुष। उसके बाद में कु उपसर्ग के अंतर्गत कुकर्म, कुफल, कुतक, कुदृष्टि, कुपात्र, कुपुत्र, कुमति, कुरंग, कुरूप, ये आपके कु उपसर्ग है। चिर उपसर्ग के अंतर्गत आपका चिरम धनजीवी अर्थात चिरंजीवी, तो यहाँ पर चिर उपसर्ग है। उसके बाद में चिरकार, इसके अंतर्गत चिरबी, चिरनवीन, चिरस्थायी, चिर प्रतीक्षित, चिरायु, इसके अंतर्गत आपका चिर उपसर्ग है। उसके बाद में ऐसे ही तिर उपसर्ग के अंतर्गत तिरधनकार, तिरस्कार, तिरधन धान, तिरोधान, तिरोहित, इसके अंतर्गत आपका तिर उपसर्ग है। उसके बाद नए उपसर्ग, तो नपुंसक के अंतर्गत नए उपसर्ग है, नास्तिक के अंतर्गत नए उपसर्ग है, नग के अंतर्गत होता है आपका नए उपसर्ग है, और नग का अर्थ होता है आपका पहाड़। नए धन इति अर्थात नीति, इसके अंतर्गत में आपका नए उपसर्ग है। उसके बाद में अगला है पे उपसर्ग। पे का अर्थ होता है पे नहीं पर उपसर्ग है। पराधीन के अंतर्गत पर धन अधिधन इन अर्थात पराधीन, इसके अंतर्गत पर उपसर्ग है। परोपकार के अंतर्गत भी आपका पर उपसर्ग है। उसके बाद अगला उपसर्ग है और वो है आपका पुनर। पुनर का अर्थ होता है फिर, यह है पुनः अव्यय नहीं है, पुनः अव्यय नहीं है, क्या है ये पुनर है। तो पुनर्धन अपि अर्थात पुनरपि, पुनर्धन अवधन लोकन पुनरावलोकन, पुनर्धन आधन गमन पुनरावगमन, पुनर्धन उद्धन स्थान पुनरुत्थान, पुनर्धन उद्धन हार पुनरुद्धार, पुनर्धन उक्ति पुनरुक्ति, पुनर्धन आधन वृत्ति पुनरावृत्ति, पुनर्धन सृजन पुनर्सृजन, पुनर्धन सृजन। उसके बाद पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्भाव, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्वास, पुनर्विचार, पुनर्विवाह, पुनर्प्रसारण, पुनर्प्रेषण। तो यहाँ पर पुनर् उपसर्ग होगा। उसके बाद में अगला है पुरय उपसर्ग। पुरय है तो विसर्ग का अर्थ होता है आपका है एक प्रकार से, जैसे पुरस्कार, पुरस्कार के अंतर्गत पुरयधनकार पुरस्कार, पुरोहित के अंतर्गत पुरय उपसर्ग है, पुरोधा के अंतर्गत पुरय उपसर्ग है, पुरोगामी के अंतर्गत पुरय उपसर्ग है। उसके बाद पुरा, पुरा के अंतर्गत जैसे पुरा कथा, पुराण, पुरातत्व, इसके अंतर्गत पुरा उपसर्ग है। पुरातन के अंतर्गत पुरावशेष, पुराविद, इनके अंतर्गत क्या है पुरा उपसर्ग निकल के आ रहा है। अगला है प्राक। प्राक, प्राक का अर्थ होता है अपना पहले का, जैसे प्राक ऐतिहासिक अर्थात इतिहास से पहले का। तो प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत आपका प्राक धन इतिहास धन एक,
तो प्राक का ऐतिहासिक अंतर्गत देखो, प्राक उपसर्ग, फिर इति उपसर्ग है, फिर हास मूल शब्द है और एक आपका यहाँ पर प्रत्यय है। उसके बाद में अगला है आपका बहिर। बहिर के बारे में बात करें तो बहिर्धन अंग, बहिरंग आपका बहिर उपसर्ग है। ऐसे ही बहिर क्षेत्र है, ऐसा ही बहिर्गमन है, ऐसे ही बहिर्ज्ञान और ऐसे ही आपका बहिर्मुखी या बहिर्द्वंद है। अगला है आपका से का अर्थ होता है सात, और से के साथ स्वर होने पर देखिए सकाम, सकार, सेधन आधनकार साकार, सेधन आदर सादर, सेधन अवधान सावधान, सेधन अवधन धान अर्थात सावधान, सेधन अष्टांग अर्थात साष्टांग। ऐसे ही आपका सगुण सजातीय सजीव, सरल, सरस, सशक्त, सेश्वर, सुउत्साह, सेधन उद्धन उत्साह अर्थात सुउत्साह, सेधन उद्धन आधन हरण अर्थात सुधारण, सेधन उद्धन लास अर्थात सोल्लास। उसके बाद में अगला है सत का अर्थ होता है आपका अच्छा। जैसे सत्कार के अंतर्गत सत उपसर्ग है, सज्जन के अंतर्गत सत उपसर्ग है, सदाचार के अंतर्गत सत उपसर्ग है, सदगति के अंतर्गत सत उपसर्ग है, सद्धर्म के अंतर्गत सत उपसर्ग है, सद्भावना के अंतर्गत भी सत उपसर्ग है। अगला है सह का अर्थ होता है सहकर्मी, सहगान, सह का जो शब्द हैं वो आपके बनेंगे आपके सहकर्मी, सहगान, सहचर, सहेधनजय अर्थात सहज, सहयोग। ये आपके क्या है, ये तो आपके शब्द निकल के आ रहे हैं सह उपसर्ग के। अब देखो सहानुभूति के अंतर्गत सह उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और भूति मूल शब्द है। ऐसे ही सह आयक, सहधन आयक, तो सह उपसर्ग आ उपसर्ग और यक मूल शब्द अर्थात सहायक, सह उपसर्ग और उदर मूल शब्द अर्थात सहोदर। उसके बाद में अगला है साक्षात का अर्थ होता है आपका सामने। जैसे साक्षात्कार अर्थात अपने सामने बैठकर कि साक्षात्कार देना। साक्षात्कार हमने सुना है, साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू आप किसी के सामने देते हैं तो इसी आधार पर देखते हैं। साक्षात धनकार अर्थात साक्षात्कार, ऐसे ही साक्षात धर्म अर्थात साक्षात धर्म। अगला है स्वयं का अर्थ होता है अपना, तो इससे आपके शब्द बनेंगे स्वचालित, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाव और स्वराज्य। आपको हमें बताना है स्वतंत्र के अंतर्गत आपकी कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या होगा आपका, अगर होता है या नहीं होता ये भी आपको हमें बताना है। अगला है आपका स्वस्थ, इसके अंतर्गत भी आपका स्वय उपसर्ग है। स्वधीन, इसके अंतर्गत भी स्वय उपसर्ग है। अधिधन इन, ये आपका यहाँ पर क्या है, गुण संधि है, तो ये आपका स्वाधीन के अंतर्गत है। जैसे स्वय तो आपका मूल उपसर्ग हो गया, उसके बाद अधि उपसर्ग है इसके अंतर्गत, और नए आपका इन जो है मूल शब्द है, तो ये क्या निकल के आएगा आपका स्वाधीन। उसके बाद में अब बात करेंगे आपके हिंदी के कुछ उपसर्गों के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की थी संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद में संस्कृत के कुछ अव्यय जो हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनके बारे में बात की। अब बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के अंतर्गत ए उपसर्ग, हिंदी का ए उपसर्ग तद्भव शब्दों के साथ आता है। तो वो जो संस्कृत का जो अव्यय था ए, वो आपका तत्सम शब्दों के साथ आता है। जैसे आकाश के अंतर्गत ए उपसर्ग है, अचेत, अछूता, अजान, अटल और अथाय, अपच, अलग, इनके अंतर्गत ए उपसर्ग है। उसके बाद में अध का अर्थ होता है, अध के अंतर्गत आपके शब्द देख सकते हैं, अध कचरा, अध खिला, अध मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें अध का अर्थ आधा के अर्थ में लिया जाएगा यहाँ पर। अध जला, अध नंगा, अध पका, अध मरा, इन सभी के अंतर्गत अध उपसर्ग है। उसके बाद में ऊ के अंतर्गत आपका उखाड़ना, उछलना, उजड़ना, उतारना, उतावला, उल्लंघना, ये सभी आपके ऊ उपसर्ग है यहाँ पर। उसके बाद उन के अर्थ होता है आपका एक कम, न्यून का तद्भव रूप है ये उन। तो 49, 39, 29, 59, 69, 69 प्लस क्या निकल के आएगा आपका 69, उन प्लस 80, 79, उन प्लस 20, 19, इसके अंतर्गत आपका उन उपसर्ग है। अगला है औ उपसर्ग के अंतर्गत औघट, औघट, औघड़, अवतार और अवसर, इसके अंतर्गत आपके औ उपसर्ग है। उसके बाद में अगला के और कु उपसर्ग के अंतर्गत जैसे कपूत, कुटेब, कुठौर, कुदंग, इनके अंतर्गत के और कु उपसर्ग है। अगला है चौ उपसर्ग के अंतर्गत, जैसे चौ का अर्थ होता है चार, संख्यावाचक विशेषण से बनाए उपसर्ग, जैसे चौकोर अर्थात चारों कोर, चौखट अर्थात चार खट, चौथरफा अर्थात चारों तरफ, चौपड़, चौपाया, चौमासा, चौमुखा, चौरंगी और चौराहा।
तो यहाँ पर आपका चौ उपसर्ग होगा। उसके बाद में अगला है आपका दो। तो दो का अर्थ होता है आपका दो, जैसे दोगुना, अर्थात दोगुना का अर्थ मतलब दो गुना, दोधारू, दोनाली, दोभांत, दूरभाष, दोमठ, दोमुहा, दुरंगा, दुर्गति। अगला है ती उपसर्ग, तिकोना, तिगुना, तिपाई, तिमाही, तिरंगा और तिराहा, इन सभी के अंतर्गत आपका ती उपसर्ग है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आपकी संस्कृत के अंतर्गत दो उपसर्ग। संस्कृत के दुर्दुष का तद्भव रूप है वो आपका कम और खराब, तो दुकाल और दोबला, इसके अंतर्गत दो उपसर्ग है। उसके बाद नी के अंतर्गत संस्कृत के निर्निश का तद्भव रूप विपरीत, जैसे निकम्मा, निठल्ला, निडर, निधक, निपट और निपुता और निहत्या, इसके अंतर्गत आपका नी उपसर्ग है। उसके बाद पर का अर्थ होता है आपका दूसरा, पर कारज, पर दादी, पर दुख, पर पोता, पर सुख, पर हित, इन सभी के अंतर्गत आपका पैर उपसर्ग है। तो हिंदी के उपसर्गों का आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी शब्द के अंतर्गत हिंदी का उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो आप आराम से पता लगा सकते हैं यहाँ पर। संस्कृत के उपसर्गों के अंतर्गत आपको कठिन हो लगता है बस, जैसे कि बिन उपसर्ग है, तो बिन खाया, बिन जाने, बिन जाया, बिन देखा, बिन बुलाया, बिन बोया, बिन ब्याहा, बिन सोचा। अगला है भर के अंतर्गत देखो भरकम, भरपाई, भरपूर, भरपेट, भरमार और भरसक, शब्द से ही पता लग जाएगा इसके अंतर्गत कौन सा उपसर्ग निकल के आ रहा है। तो हमेशा एग्जाम्स के अंतर्गत जो पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है संस्कृत के उपसर्गों के बारे में, हिंदी के उपसर्गों के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। अगला है जैसे से के अंतर्गत सचेत, सजग, सवेरा, सहित, सहेली। उसके बाद अगला है आपका से और सो, जैसे सपूत, कपूत, सपूत के अंतर्गत से उपसर्ग है और कपूत के अंतर्गत के उपसर्ग है। सपूत हुआ, उसके बाद सुगढ़ हुआ, सुजान हुआ, सुडौल हुआ। अब बात करेंगे अरबी फारसी के जो शब्द हैं, अरबी फारसी के जो उपसर्ग है उनके बारे में, और ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं अरबी फारसी के। जैसे अल उपसर्ग के अंतर्गत अल का अर्थ होता है आपका निश्चित, जैसे अलकायदा, अलबत्ता, अलबेला, अलमस्त और अलविदा, इनके अंतर्गत क्या है अल उपसर्ग है। अगला है एन का मतलब होता है ठीक, जैसे एन आदमी, एन वक्त, अर्थात ठीक वक्त, एन आदमी होता है ठीक आदमी। उसके बाद अगला है कम का अर्थ होता है यहाँ पर न्यून, और कम का अर्थ न्यून होता है, और ये आपका अरबी फारसी के उपसर्ग के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कम अक्ल, अर्थात कम अक्ल मतलब न्यून अक्ल या कम अक्ल है उसके अंतर्गत। कम उम्र अर्थात न्यून या कम उम्र। कम वक्त, कम सिन अर्थात कम उम्र। उसके बाद अगला उपसर्ग है खुश का अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुश दिल, खुशनुमा, खुशबू, खुश मिजाज और खुशहाल, इसके अंतर्गत आपका खुश उपसर्ग है। उसके बाद अगला है आपका गैर का अर्थ होता है आपका यहाँ पर भिन्न, जैसे गैर कानूनी अर्थात कानून के भिन्न, कानून से भिन्न। गैर कौम, गैर जवाबी, गैर हाजिर, गैर मुस्कान, गैर सरकारी, इसके अंतर्गत आपका गैर उपसर्ग होगा। उसके बाद में अगला आपका अगले आपके अरबी फारसी के जो उपसर्ग है उनके बारे में बात करें तो दर का अर्थ होता है में, जैसे दरअसल मतलब असल में। दरकार जैसे कार में। दरकिनार अर्थात किनारे में। दरख्वास्त, इसके अंतर्गत दर उपसर्ग है। दरबार, दरमियान, दरवेश और दर हकीकत, इन सभी के अंतर्गत आपका दर उपसर्ग है। उसके बाद अगला है ना उपसर्ग। ना का अर्थ होता है बिना, जैसे ना इंसाफ़ी, ना काम, ना कारा, ना खुश, ना चीज़, ना दान, ना पसंद, ना पाक, ना वालिंग, ना मुमकिन, ना मुराद और ना लायक, इन सभी के अंतर्गत आपका ना उपसर्ग है, और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद में अगला है बे उपसर्ग के अंतर्गत बे का अर्थ होता है साथ, अर्थात बदौलत, बखूबी, बजाय, बतौर, बदस्तूर, बेमुश्किल, बशर्ते, इन सभी के अंतर्गत आपका बे उपसर्ग है। उसके बाद अगला है बर में आज आपका देखें तो बरकरार, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद। उसके बाद अगला है बद का अर्थ होता है आपका बुरा, अर्थात बदकिस्मत, बदचलन, बदजबान अर्थात बुरी जबान। बदतमीज़ अर्थात बुरा, मतलब इज्जत, मतलब बोलने की तमीज़ नहीं है उस प्रकार की, यहाँ पर आ गया बद अर्थात बुरी तमीज़। बदनसीब अर्थात बुरा नसीब। बदनाम, बदबू अर्थात बुरी बू मतलब गंध। बदमिजाज, बदसूरत, बदहजमी, बदहवास, इस सभी के अंतर्गत आपका बद उपसर्ग है। अगला है आपका बा का अर्थ होता है आपका साथ, जैसे बा अदब मतलब अदब के साथ। बा इज्जत मतलब इज्जत के साथ। बाकायदा, बा मुलायजा, इन सभी के अंतर्गत आपका बा उपसर्ग है। उसका बाद में अगला है आपका बे का अर्थ होता है आपका अभाव, तो बेअकल मतलब अक्ल का अभाव। बेईमान, बेचारा, बेडौल, बेधड़क, बेवकूफ़,
बेइंसाफ, बेकार, बेचैन, बेतसीब, बेनज़ीर, बेवजह, बेइज्जत, बेखौफ, बेजान, बेदर्द, बेनामी, बेवफा, इन सभी के अंतर्गत आपका बे उपसर्ग है। उसके बाद में अगला है ला का अर्थ भी आपका होता है बिना, अर्थात ला इलाज, मतलब इलाज के बिना, लाचार, लाजवाब, लाजिम, लापता, लापरवाह और लावारिस, इन सभी के अंतर्गत आपका ला उपसर्ग है। उसके बाद में अगला है आपका सर। सर का अर्थ, सर के अंतर्गत आपका देखो सरकार, सरदार, सरनाम और सरपंच, इन सभी के अंतर्गत आपका सर उपसर्ग है। उसके बाद हम का अर्थ होता है समान, जैसे हम जोली, हम दर्द, हम दम, हम राह, हम वतन और हम सफ़र, इन सभी के अंतर्गत आपका हम उपसर्ग है। अगला है हर के अंतर्गत आपका देखो हर एक, हर कोई, हर घड़िया, हर तरफ, हर बार, हर रोज़ और हर वक्त, इन सभी के अंतर्गत आपका हर उपसर्ग है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपके लिए जो संस्कृत के उपसर्ग, सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग बताए थे, तो उसके लिए आपको ट्रिक भी बताई थी आबुल पद्धति, तो ये आपको याद रख लेना, उससे आपके संस्कृत के 22 जो उपसर्ग हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में संस्कृत के जो अव्यय थे, जो कि हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, और उनको हमने बताया था, वो सभी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपके अरबी फारसी के जो उपसर्ग हैं उनके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया। तो ये आपका इस आधार पर, ये जो टॉपिक है उपसर्ग टॉपिक, ये हमारे आधार पर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमारी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को एक बार और अच्छे से रिपीट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में यदि आप चाहें तो इस वीडियो के अंतर्गत जो हमने नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं उनको आप आराम से लिख सकते हैं, जिससे लिखने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने के बाद आप आराम से किसी भी एग्जाम्स के अंतर्गत आपका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होने की संभावना होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपके कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ये वीडियो आपके लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए अपडेट, नए टॉपिक के साथ आपसे बात करने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।